चलो तो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हैव, हैज, हैड, शैल विल के बाद हैव टू का प्रयोग। ठीक है ना। फ्यूचर में ये वाला जो लाइन है ये अलग रहेगा और यहाँ पर हम लोग इसको जो है ऑब्लिक करके यहाँ रख दो ऐसे। ठीक है। अब बाकी जो है हैज, हैव, हैड के बाद टू का प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट वाले फॉर्म से देखते हैं। अब हम कोई भी क्रिया ले लेते हैं। कोई भी क्रिया लिए और उसके बाद मुख्य क्रिया ध्यान रखना है, जैसे खाना, उठना, खेलना, दौड़ना, टहलना, रोना, हंसना, कुछ भी, उसके बाद ना लगा हुआ हो अलग से। ठीक है ना। जैसे मुझे जाना, वो ना और उसके बाद लगा हुआ है ये वाला, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है। दूसरा पहचान है मुझे पढ़ना पड़ता है, वैसे ये भी इम्फेटिक है। इसमें हम हैव गॉट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको नॉर्मल हम लेते हैं तो आप पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है। आगे है कि अगर ऐसी बनावट होती है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म है, तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट बाद अगर थर्ड पर्सन है तो हैज और प्लुरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ। और इसके साथ क्रिया का पहला रूप आएगा। क्लियर। अगर यहाँ पर इसको इम्फेटिक मानते हैं, ध्यान रखना, इम्फेटिक अपने मन से भी मान सकते हैं। अगर देखते हैं कि ज़्यादा जरूरी वाला चीज़ है तो हैव गॉट टू का प्रयोग कर देंगे। देखेंगे ज़्यादा जरूरी नहीं है तो हैज, हैव के बाद टू लगा देंगे, भरवन रख देंगे। क्लियर है। मुझे जाना है, लेकिन यहाँ पर मुझे जाना है पर्पस कंपलसरी दिख रहा है क्या? मुझे जाना है, क्या काम है, जरूरी वाला है या नहीं है, तो जहाँ पता नहीं चले उसको नॉर्मल मान लेंगे। हम लोगों को घर जाना है, तो जब अंग्रेजी हम बोलते हैं, अगर बोलेंगे वी हैव टू गो, हम मान के चलो इसका अर्थ हो गया मुझे घर जाना, नहीं भी जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर बोलने वाला बोल रहा है वी हैव गॉट टू गो हम, तो समझ लेना है कि इनका ज़्यादा जरूरी वाला पर्पस था। समझ में आया। ये जरूरी नहीं कि हिंदी में ही लगा हुआ है तभी हम इसका प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी में भी कंपलसरी हम कर सकते हैं। जैसे हमें अंग्रेजी में 60 नंबर लाना है, तो नहीं लाएंगे तो क्या होगा, आगे बहुत सारी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो वहाँ पर इम्फेटिक की तरह ही नहीं लगा, लेकिन वाक्य से लग रहा है ना कि अगर हमको नहीं 60 नंबर आया तो कुछ ना कुछ हमको भविष्य में नुकसान होने की बात आएगी। ठीक है। तो मुझे जाना है, क्या बनेगा अनुवाद, आई हैव टू गो। तो नॉर्मल है, हम लोगों को घर जाना है, वी हैव टू गो होम, उसे वहाँ जाना पड़ता है। अगर देखेंगे कंपलसरी है तो हम हैव गॉट टू का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल अगर समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज़ टू गो देयर। छात्रों को प्रतिदिन स्कूल जाना ही पड़ता है, तो कंपलसरी दिख रहा है ना। द स्टूडेंट्स हैव गॉट लग जाएगा टू गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है। सीता को एक पत्र लिखना है, क्या बनाएंगे, सीता हैज टू राइट अ लेटर। भिखारी को भीख मांगनी ही पड़ती है, कंपलसरी है, नहीं मांगेगा तो खाएगा कैसे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द बेगर हैज गॉट टू बेग। बेग सिर्फ लगाना है, भीख कुछ नहीं अलग से लगाना। ठीक है ना। बेग मतलब ही भीख मांगना, BEG। ठीक है। हमें काम करने के लिए शहर से बाहर जाना ही पड़ता है, वी हैव got to go out
ऑफ द टाउन टू वर्क। यहां पर फॉर वर्क भी दे सकते हैं। वी हैव गॉट टू गो आउट ऑफ द टाउन टू वर्क या फॉर वर्क। लेकिन यहां पर वर्क के जगह लिवलीहुड भी लगा सकते हैं, जीविकोपार्जन, लिवलीहुड दोनों लग जाएगा। फॉर वर्क, लिवलीहुड मतलब जीविकोपार्जन, खाने पीने, मतलब जिस पर हम गुजर बसर करते हैं वैसा काम, वैसे काम को लिवलीहुड बोला जाता है। ठीक है, क्या बनेगा? आई हैव नॉट टू गो। हम लोगों को घर नहीं जाना है। वी हैव नॉट टू गो होम। उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता है। ही हैज़ नॉट टू गो देयर। छात्रों को प्रतिदिन स्कूल जाना नहीं पड़ता है। द स्टूडेंट्स हैव नॉट टू गो टू स्कूल एवरी डे। सीता को एक पत्र नहीं लिखना है। सीता हैज नॉट टू राइट अ लेटर। भिखारी को भीख नहीं मांगनी पड़ती है। द बेगर हैज नॉट टू बेग। अब हमें काम करने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ता है। नाउ वी हैव नॉट टू गो आउट फॉर वर्क या टू वर्क, दो ही रहने देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? हैव आई नॉट टू गो। क्या हम लोगों को घर नहीं जाना है? हैव वी नॉट टू गो होम। क्या उसे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना पड़ता है? हैज़ ही नॉट टू गो देयर। क्या छात्रों को प्रतिदिन स्कूल नहीं जाना पड़ता है? हैव द स्टूडेंट्स नॉट टू गो टू एवरी डे। क्या सीता को एक पत्र नहीं लिखना है? हैज सीता नॉट टू राइट अ लेटर। क्या अब हमें काम करने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ता है? हैव वी नॉट टू गो आउट फॉर वर्क या टू वर्क। हैव वी नॉट टू गो आउट क्या हो जाएगा? हैज़ द बेगर। यहाँ पर भी गलती हुआ है, टू लगेगा, टी लगेगा। हैज़ द बेगर नॉट टू बेग। हैव वी नॉट टू गो आउट
गो आउट ऑफ द टाउन। चलो यहां पर भी गो आउट ऑफ द टाउन, गो आउट ऑफ द टाउन फॉर वर्क। ठीक है, चलो तुम्हें वहां क्यों नहीं जाना पड़ता है? वाई हैव यू नॉट टू गो देयर? हमें आज बाजार कैसे नहीं जाना है? हाउ हैव वी, क्या बनेगा? हैव वी not to go to market today? उन लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? where have they to go? उन लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? तो ये वाला समझ में आ गया सबको? हैव टू, हैज टू का प्रयोग कैसे करेंगे? ठीक है, चलो हम लोग अब देखेंगे थोड़ा सा वर्ड्स को फिर। चलो आज का शब्द देखते हैं, अ मैन ऑफ एक्शन। इसका अर्थ होता है कर्मठ व्यक्ति। कर्मठ लिखना नहीं है, अब पहले याद कर लो तब राइटिंग करेंगे। ए मैन ऑफ एक्शन क्या अर्थ हुआ? कर्मठ व्यक्ति। ए मैन ऑफ टाइम, समय का पाबंदी वाला व्यक्ति, समय का पाबंद, समय का पाबंद वाला व्यक्ति। ठीक है, आगे ए मैन ऑफ वर्ड्स, वचन का पक्का, वचन का पक्का। ए मैन ऑफ ड्राइव, उत्साही, उत्साह से भरा हुआ। आउट ऑफ ऑर्डर, खराब हो जाना, गड़बड़ हो जाना, खराब हो जाना या गड़बड़ हो जाना। आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। आउट ऑफ टाउन, शहर से बाहर। आउट ऑफ लिमिटेशन या लिमिट, हद से बाहर। आउट ऑफ लिमिटेशन या लिमिट, हद से बाहर। बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज। बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज। ठीक है, एक बार चलते हैं। मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्ति। ए मैन ऑफ टाइम, समय का पाबंदक, समय का पाबंदक। ए मैन ऑफ वर्ड्स, वचन का पक्का। ए मैन ऑफ ड्राइव, उत्साही। आउट ऑफ ऑर्डर, गड़बड़ हो जाना है, खराब हो जाना। आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। आउट ऑफ टाउन, शहर से बाहर। आउट ऑफ लिमिटेशन या लिमिट, हद से बाहर। बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज। बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज। एक बार और। ए मैन ऑफ एक्शन, ए मैन ऑफ टाइम, ए मैन ऑफ वर्ड्स, वचन का पक्का। ए मैन ऑफ ड्राइव, उत्साही व्यक्ति। आउट ऑफ ऑर्डर, खराब हो जाना है, गड़बड़ हो जाना। आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ लिमिटेशन। बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ थॉर्न्स। चलो तुम लोग लिखो अब, चलो मिला लो सब। सब अपना अपना मिला लो। ए मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्ति। ए मैन ऑफ टाइम, समय का पाबंदक। ए मैन ऑफ वर्ड्स, वचन का पक्का। ए मैन ऑफ ड्राइव, उत्साही व्यक्ति। आउट ऑफ ऑर्डर, खराब हो जाना है, गड़बड़। खास करके जैसे साइकिल खराब होगी, मोटरसाइकिल खराब होगी, कार, तो उसमें आउट ऑफ ऑर्डर ही लगाएंगे। आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। यहाँ पर गलती हो गया है, ठीक है। आगे है आउट ऑफ टाउन, शहर से बाहर। आउट ऑफ लिमिटेशन, हद से बाहर। आउट ऑफ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज। बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स। अब देखो यहाँ पर बेड ऑफ रोजेज और बेड ऑफ थॉर्न्स,
यहाँ पर एक सुखद बेड ऑफ रोजेज को सुखद स्थान भी बोलते हैं और बेड ऑफ थॉर्न्स को दुखद स्थान भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जीवन, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इट इज ए बेड ऑफ थॉर्न्स। ये हम दे सकते हैं। समझ में आ गई ना? तो हमको उम्मीद है कि आज का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया। इस तरह का अनुवाद हम बना सकते हैं। तो आज प्रैक्टिस में हम लोग हैज, हैव, हैज, हैड आज नहीं सीखे हैं, हैव, हैज सीखे हैं और उसके बाद टू सीखे हैं। और क्रिया का रूप ज्यों का त्यों, जैसे इज, एम, आर के बाद टू लगाए थे, वॉज, वर के बाद टू लगाए थे, उसी तरह से हैव, हैज के बाद हम टू लगाए भर वन। और कुछ फ्रेजेस को देखे, वर्ड्स को देखे। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।